So, hello everyone, this is Snehal Srivastav, and in this session, we will be doing the Hindu newspaper analysis of 2nd December 2022. Now, आज के न्यूज़पेपर में पहला हमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम बात करते हैं कि इसका स्टैटिक पोर्शन क्या है, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है, और करंट में इसके ऊपर क्या क्या बातें चल रही हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ कि आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या कहना है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना चाहता है कि ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन शैल बी ट्रीटेड इक्वली अकॉर्डिंग टू नेशनल सिविल कोड। मतलब कि जितने भी सेक्शन है सोसाइटी में, चाहे किसी रिलीजन के हो, चाहे किसी कम्युनिटी के हो, या कोई भी कास्ट वगैरह कुछ भी हो, तो सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू नेशनल सिविल कोड, मतलब नेशन के जो कोड है उसके द्वारा। नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर्स टू अ कॉमन सेट ऑफ लॉ गवर्निंग सिविल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। मतलब ये सिविल राइट्स को भी करता है और क्रिमिनल राइट्स को भी कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 44 डीपीएसपी में ये स्टेट के लिए ड्यूटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने का काम करे। नाउ ये स्टैटिक पोर्शन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब बात कर लेते हैं किन किन चीज़ों को यूनिफॉर्म सिविल कोड कवर करता है। तो पहला है मैरिजेस, मतलब कि मैरिज का जो प्रोसीजर है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कि सबका एक ही प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा। दूसरा डाइवोर्स का प्रोसीजर, वो भी सबका सेम रहेगा। इनहेरिटेंस, मतलब कि जैसे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो जो डिवाइड होती है ना बच्चों में, तो उनका जो प्रोसीजर है, जैसे जो फीमेल मेंबर्स होते हैं उनको नहीं मिलती है ना, गर्ल चाइल्ड को प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होती, तो वो सारी चीज़ों को यूनिफॉर्म किया जाएगा सबको। मतलब कि जब प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा तो वो चाहे लड़का हो लड़की हो, सबको बराबर तरीके से प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी अगर इनहेरिटेंस वाला मैटर आता है। तो मेंटेनेंस का मतलब है कि जैसे हमने कई बार देखा है कि डिपेंडेंट अगर वाइफ है तो उनको डाइवोर्स कर दिया, तो ऐसे में वो उनके पास कोई भी लाइवलीहुड का साधन नहीं है, कहीं से अर्निंग नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और प्रोवाइड वही करेगा जो डाइवोर्स दे रहा है, मतलब कि मेल मेंबर जो होगा, हस्बैंड। एडॉप्शन पॉलिसीज़ भी सारी सिमिलर होंगी, मतलब एक ही तरह से अडॉप्शन होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, या किसी अदर क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, जैन हो, कुछ भी, सबका अडॉप्शन पॉलिसी सेम होगी और सेम तरह से ही अडॉप्शन किया जाएगा। सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वही इनहेरिटेंस जिसको बोला जाता है। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं इनको कवर किया जाएगा। किस तरह से कवर किया जाएगा ये डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन सेम तरह से कवर किया जाएगा ये बताया गया है। तो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि क्या क्या किन किन टॉपिक्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड कवर करता है। इससे क्या क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे हैं कि पहला, क्रिमिनल और सिविल केसेस में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। जेंडर जस्टिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। जेंडर जस्टिस मतलब अब मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, जेंडर जस्टिस। और साथ ही साथ ऐसा नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। सेकुलरिज्म, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही लिखा हुआ है सेकुलर होना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब नहीं था, बाद में आया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। फिर वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं छोटी छोटी, उन सबको भी एक तरह से गवर्न किया जाएगा। फिर एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है जिसमें वाइफ्स आर नॉट कोपार्सनर्स, ओके, कोपार्सनर्स, मतलब कि नॉर हैव इक्वल शेयर इन इनहेरिटेंस। मतलब कि यहाँ पे कोपार्सनर्स का मतलब ये है कि जो वाइफ्स होती हैं उनको मतलब कि जो घर है उन पे अधिकार नहीं मिलता, है ना, इक्वल शेयर नहीं मिलता इनहेरिटेंस का, तो वो सब भी देना चाहिए। हिंदू सेक्शन एक्ट में ऐसा नहीं है, बट ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट में क्लोज रिलेटिव से मैरिड करना अलाउड नहीं है, बट वही साउथ इंडिया में अगर हम देखें, साउथ ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। तो ये अलग अलग जो रूल्स हैं हर कम्युनिटी के, उनको सेम बना दिया जाएगा और एक न्यूट्रल लॉ लेकर के आया जाएगा। अगेंस्ट में कौन कौन से लॉज हैं? अगेंस्ट में जैसे प्लूरैलिटी इन ऑलरेडी कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज,
मतलब कि सिविल और क्रिमिनल लॉज में ऑलरेडी प्लूरलिटी, मतलब कि हम यहाँ पे कहने का मतलब प्लूरलिटी का मतलब ये है कि अलग कम्युनिटी अलग तरीके से अपने सिविल और क्रिमिनल केसेस को मैनेज करते हैं, तो वो सबके लिए सेम करना सही नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है अगेंस्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के। मतलब वन नेशन वन लॉ की पॉलिसी सही नहीं है, ऐसा अगेंस्ट में बोला जा रहा है। अब अगेंस्ट और फेवर तो सब चीज़ के होते ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्सपर्ट का कहना है कि फ्रेमर्स का मतलब ये नहीं था कि पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, पर्सनल लॉज को इसीलिए कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है जिससे कि उस पर टाइम टू टाइम मतलब कि लोग अपने हिसाब से लॉज बना सकें। कस्टमरी लॉज मतलब कि कुछ ट्राइब्स हैं, ढेर सारी ट्राइब्स हैं इंडिया में, बहुत ढेर सारी, तो उनका कुछ कस्टमरी लॉज होंगे तो उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड ख़त्म कर देगा, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर कम्युनल पॉलिटिक्स, मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का यूज़ जो है वो कम्युनल पॉलिटिक्स में किया जा रहा है, मतलब कि पर्टिकुलर रिलीजन को मतलब कि कह सकते हैं कि कम्युनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करके। अब ये सही है या गलत ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सिर्फ ओपिनियंस हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 प्रिजर्व फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, मतलब कि आर्टिकल 25 जो है वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने की आज़ादी देता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है कि इसको ख़त्म कर दे। देखिए अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से आया नहीं है, कहीं लागू नहीं हुआ, इस पर कोई कमीशन नहीं बैठा, लॉ कमीशन भी अभी 2022 का नहीं बैठा है, उसके मेंबर्स भी अपॉइंट नहीं किए गए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो ख़राब ही होगा। अभी तक तो वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, उसके तो गाइडलाइंस भी सेट नहीं करी गई, तो ये सारी चीज़ें बस ऐसी हैं जो हो सकती हैं, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि हाँ ये अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंट होने से। वो डिपेंड करता है अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। फिर आगे लॉ कमीशन क्या कहता है? लॉ कमीशन कहता है कि पहला पॉइंट है नाइदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल एट दिस स्टेज। अभी के स्टेज पे जहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिलीजन को लेकर के बातें चल रही हैं कि अलग अलग रिलीजन्स अपने अपना लॉज को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, वहाँ पे अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस करते हैं तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लोगों की फीलिंग्स को यहाँ पे ठेस पहुँचेगी। दूसरा पॉइंट, यूनिफाइड नेशन ऑलरेडी है तो यूनिफॉर्मिटी की क्या ज़रूरत है यूनिफाइड नेशन में। लेकिन दूसरा पॉइंट हम ये भी कह सकते, ये लॉ कमीशन की कहना है। रिकमेंडेशन क्या दिया लॉ कमीशन? लॉ कमीशन ने कहा कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप, मतलब कि ऐसी प्रैक्टिसेस जैसे कि मेंस को काम करने की आज़ादी, वुमेंस को काम करने की आज़ादी नहीं है, तो ये सारे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं जहाँ कहीं भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के लिए कि ये है ही, मतलब जहाँ कहीं भी है इंडिया में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, कहीं पे लाइक कहीं पे जो है डाइवोर्स करने की आज़ादी नहीं है वुमेंस को, तो सिर्फ मेंस को है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। आप अगर लॉ बनाते हो तो फिर वो दोनों के लिए बनाओ, ऐसा है ना। स्टीरियोटाइप मतलब एक तरफ की मानसिकता कि वुमेन्स सिर्फ घर में काम करेंगी, किचन में काम करना वुमेन का काम है, बाहर काम करना मेंस का काम है, तो ये स्टीरियोटाइप वाला जो बिहेवियर है ख़त्म होना चाहिए। प्रेजुडिसेस मतलब धारणाएं जो लोगों की बनी हुई हैं वो सब गलत धारणाएं, इनको किसी पर्टिकुलर रीजन और पर्सनल लॉज में शुड बी अमेंड करना चाहिए। फिक्स मैरिजेबल एज 18 ईयर्स फॉर बोथ, मतलब मैन वुमेन दोनों के लिए 18 साल मैरिजेबल एज फिक्स करनी चाहिए, जिससे कि दोनों बराबर की एज के हों, ऐसा ना हो कि एक बड़ा एक छोटा। और डाइवोर्स के प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, जैसे कि एडल्ट्री जैसे चीज़ों को हम डाइवोर्स का बेसिस मान सकते हैं कि एडल्ट्री अगर होती है तो फिर आप डाइवोर्स दे सकते हैं मैन और वुमेन दोनों के लिए। ये था मतलब कि लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन कि लॉ कमीशन ने क्या क्या बोला। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं बोला है लॉ कमीशन ने। तो ये था आर्टिकल हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, थोड़े से भी मैंने समझा दिया शॉर्ट में, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी कवर कर लिया यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। नाउ यहाँ पे एक आर्टिकल है बड़ा सा, नवंबर जीएसटी रेवेन्यू राइज 11% फ्रॉम ईयर अर्लियर, तो जीएसटी का रेवेन्यू 11% बढ़ गया पिछले साल से, तो ये ठीक है, ये एक जीएसटी का रेवेन्यू है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें ओवरऑल ये आर्टिकल ये पॉजिटिव साइड दिखाना चाह रहा है, जीएसटी के फ़ायदे दिखाना चाह रहा है। इसके बाद हम आगे देख सकते हैं इंडिया हेल्मिंग G20 या वाटरशेड मूवमेंट, फिर वही मतलब G20 आ गया, G20 अभी कुछ दिन पहले, मतलब मैं तो देख रहा हूँ डेली चल रहा है,
तो अब डेली डिस्कस करने बैठेंगे तो फिर हो गया, एक बार उठाओ G20 पूरा पढ़ो और ख़त्म करो। इस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका। उसके बाद स्टिल मैं एक और वीडियो पूरा होलिस्टिक G20 की कवर करके बना दूंगा, जिसमें आप पूरा G20 के बारे में जान सकोगे। ऐसे रोज़ रोज़ G20 या गवर्नर के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है ये जैसे पाकिस्तानी टेरर ग्रुप नाउ शिफ्टिंग बेस टू अफगानिस्तान से फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ। तो पाकिस्तान का टेरर ग्रुप है वो अफगानिस्तान शिफ्ट कर रहा है, कल कहीं और शिफ्ट कर लेगा। तो अब वो शिफ्ट कर रहा है, उसको अब हम डेली उसको ट्रैक थोड़ी करेंगे। एक दिन उठाएंगे कि हाँ पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, क्या क्या इनकी हिस्ट्री रही है, किस तरह से इनसे हम बच सकते हैं। फिलहाल हिस्ट्री भी नहीं जाननी है हमें तो अपने बॉर्डर्स पे अपनी सिक्योरिटी को देखना है और कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें जाननी है। मतलब पाकिस्तान का टेरर ग्रुप कहीं भी जा रहा है, हम क्या करें, है ना। तो इतना ज़्यादा हमें आउट ऑफ द सिलेबस जाके नहीं देखना है। अब कुछ लोग जो है डेली लिक्विड स्कैम केस को बड़ा सीरियसली ले लेंगे, स्कैम हुआ है, तो ऐसे केसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्कैम्स बहुत देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप 365 दिन उठाओगे तो आप गिन लोगे साल भर में इससे ज़्यादा ही स्कैम्स हो जाते हैं। इन स्कैम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है कि किस तरह से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नेंस को और अच्छा बना सकती है, क्या क्या इसमें स्टेप्स लेके आ सकती है, कैसी पॉलिसीज़ ला सकती है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन से स्कीम्स चल रही हैं इसको लेकर के, और ग्राउंड लेवल पे सिटीज़न को क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर के। फिर यहाँ पे विल फॉर्म कमेटी टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मध्य प्रदेश, ये शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला। तो अब इस तरह से हर स्टेट के मिनिस्टर जो है अपना बोलते रहेंगे, उन लोगों का पॉलिटिकल मसला है। जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब हम इस पर आकर के देख लेंगे। फिलहाल जितना मैंने आज बताया इतना बहुत है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानना। अभी एक अच्छा आर्टिकल देखने को मिलता है जहाँ पे टर्टल की बारे में बात की गई है। टर्टल का यूज़ किया जाता है स्मगल करने के लिए। इनके जो शेल्फ हैं उनमें ड्रग्स को छुपा करके या फिर ऐसी चीज़ों को जो ट्रेड करना अलाउड नहीं है, या फिर मतलब जिसे देखो वाटर के एक साइड से दूसरी साइड भेज दिया जाता है, इनके शेल्फ में कुछ ना कुछ छुपा करके, या इन टर्टल्स को ही ट्रेड कर लिया जाता है। टर्टल्स पकड़ करके उनको सेल कर दिया किसी बॉर्डर्स में। तो ओवरऑल यहाँ पे बात आई है ट्रैफिकिंग की, कि इसको ट्रैफिकिंग को किस तरह से रोका जाए, चाहे वो टर्टल्स की हो, है ना। टर्टल्स की भी ट्रैफिकिंग होती है खाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग जो इसको ख़रीद के मीट की तरह यूज़ करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको लेकर के काफ़ी सीरियस है, क्योंकि टर्टल्स की स्ट्रेंथ जो है वो धीमे धीमे कम होती जा रही है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 10 days अर्ली उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल रिकवर्ड अ टोटल ऑफ 789 इंडियन फ्लैप शेल टर्टल्स एंड सॉफ्ट शेल टर्टल्स। मतलब अमेठी के पास इनको टर्टल्स मिले। नाउ इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे इन मूव टू कर्ब टर्टल ट्रैफिकिंग। टर्टल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ने एक प्रपोजल सेट किया कि 2 स्पीशीज़ जो हैं टर्टल्स की, उसको क्या किया जाए, उसको अपेंडिक्स 1 में ऐड कर दिया जाए। अपेंडिक्स 1 ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ने फ्रेश वाटर टर्टल जो कंट्री में पाए गए हैं, एक का नाम है रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, जिनका अगर हम नाम देखें तो बटागुर कचुगा है, एंड लाइट्स सॉफ्ट शेल टर्टल, जिसको नील सोनिया लाइठी भी बोलते हैं। इन दोनों का नाम याद करना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे पूछ लेगा कि रेड क्राउन टर्टल रूफ्ड टर्टल जो है वो किस लिस्ट में है ना। तो अपेंडिक्स 1 में है वो। अपेंडिक्स 1 का मतलब है मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ दैट नीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब कि इनका बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल और लाइट्स सॉफ्ट शेल टर्टल, इनको मतलब कि अपेंडिक्स 1 साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इनको ऐड कर दिया गया है। साइट्स में कई अपेंडिक्स होते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो उसके बारे में हम अलग से मतलब कि इसको डिस्कस करेंगे किसी और दिन। साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। मतलब कि ये फ्लोरा और फौना को कंजर्व करने का काम करते हैं और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का लिस्ट बना के रखते हैं कि किन को ट्रेड किया जा सकता है, किन को कितना ट्रेड किया जा सकता है, कौन से सिर्फ साइंटिफिक पर्पसेस के लिए ही रखे जा सकते हैं, और कुछ ऐसे होता है जिनको बिल्कुल भी यूज़ करना अलाउड नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, संभाल के रखे जाते हैं। तो इस तरह से वो अपेंडिक्स में डिवाइडेड होते हैं 1, 2, 3, 4, और उसी हिसाब से उनकी सिक्योरिटी होती है। इसके बाद
यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, 2016 और 2017 में लॉन्च किया गया था WCCB के द्वारा ऑपरेशन सेवा कुर्मा टू प्रिवेंट पोचिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लाइव टर्टल्स एंड टॉर्टॉइजेस। मतलब कि सॉरी, इट्स नॉट सेवा कुर्मा, इट्स सेव कुर्मा। ऑपरेशन सेव कुर्मा ये लॉन्च किया गया था 2016 और 17 में, 2016 से 17 के बीच में 15,912 टर्टल्स को बचाया गया। उसके बाद 2 और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, ऑपरेशन टर्टल शील्ड 1 और ऑपरेशन टर्टल शील्ड 2। डेट पूछ सकते हैं आपसे कब कब आया। ऑपरेशन टर्टल शील्ड 1 आया 19 से 20 और टर्टल शील्ड 2 आया 20 से 21। इसके पहले ऑपरेशन सेव कुर्मा, मुझे इसके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सेव कुर्मा के, 2016 से 17। और ये यहाँ पे क्या लिखा है, द WCCB, a statutory body with the mandate to prevent wildlife trafficking in the country, has carried out pan-India breakdown on turtle smuggling। तो ये लॉन्च किया गया था WCCB के द्वारा, ठीक है। नाउ WCCB जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये पूरे कंट्री में जितने भी वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है उनको रोकने का काम करती है। ये था हमारा आज का आर्टिकल जो कि टर्टल से रिलेटेड है। और जैसा कि मैंने बताया, द इंडियन स्टार टॉर्टॉइज वाज अपग्रेडेड टू अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स इन 2017। मतलब स्टार टॉर्टॉइज को अपेंडिक्स 1 में ऐड कर दिया गया है साइट्स के 2017 में। नेक्स्ट आता है, शुड देयर बी अ पैनल टू अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर्स। अब इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कल मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई दी है, लाइव क्लास में भी मैंने काफ़ी कुछ बताया इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में। तो अब मुझे लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, और अगर है भी कुछ आता है अच्छा तो मैं इस पर पूरी वीडियो एक अलग से बना दूंगा इलेक्शन कमिश्नर पे। बाकी मैंने जो डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कल, उतना इनफ है। फिर आते हैं इस रिपोर्ट पे, हाउ विल ग्लोबल ले ऑफ्स इम्पैक्ट इंडिया। ग्लोबल ले ऑफ इंडिया को इम्पैक्ट कैसे करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंसर्न है इंडियंस के लिए भी। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल ले ऑफ की, तो हम इसमें देख सकते हैं ट्रेंड कैसा रहा। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल प्लेसमेंट, ग्लोबल प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल प्लेसमेंट, ये कोचिंग फर्म और ग्लोबल प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो ले ऑफ है वो 60,000 क्रॉस कर गया है सितंबर और अक्टूबर में ही। मतलब 2 मंथ में ही 60,000 से ज़्यादा लोग की जॉब जा चुकी है। ले ऑफ का मतलब है जॉब चले जाना। स्पेशली इंडिया में IT सेक्टर से रिलेटेड लोग ज़्यादा इसमें अफेक्ट हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक वर्ड दिया है एट्रीशन, ठीक है, एट्रीशन रेट्स। ये एट्रीशन रेट्स, तो एट्रीशन रेट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि एट्रीशन रेट्स का मतलब वो क्या होता है कि कितने एम्प्लॉय, 100 में से कितने एम्प्लॉय जॉब को अपने आप ही क्विट करते रहे। तो TCS और इन्फोसिस का कहना है कि इनके यहाँ पे जो एट्रीशन रेट है वो काफ़ी हाई रहा है और ये रेट अभी भी हाई है। और इस रेट के हाई होने की वजह से ये एक एनफ बिजनेस प्रोवाइड कर देता है सेक्टर फॉर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर मतलब कि इनकी जो कॉम्पिटिटर कंपनीज़ हैं, अदर कंपनीज़ हैं IT सेक्टर की, उनको फ़ायदा मिल जाता है। जब इनकी कंपनी से कोई क्विट करता है तो इनके लोगों को कोई और अपने यहाँ अपॉइंट कर लेता है और इससे ज़्यादा पैसे दे करके अपॉइंट कर लेता है, क्योंकि ये कम पैसे पे कर रहे होते हैं तो कोई और इनसे ज़्यादा पैसे दे के उनको अपॉइंट कर लेता है। तो ये होता है एट्रिशन रेट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कितना मार्जिन मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है इनका। तो काफ़ी, अगर हम 2-3 महीने का देखें तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, बट अगर हम साल भर का देखते हैं तो उसमें डिप हुआ है। तो ज़्यादा अगर UPSC पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ छोटे मोटे डेटा ले लेते हैं यहाँ से। जैसे कि स्टार्टअप्स की बात करें तो इंडिया में जब कोविड था तब के टाइम पे जो एडटेक कंपनीज थी, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कई कंपनीज़ हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं कंपनी से होता तो मतलब कंपनी होती, तो वहाँ पे जो है कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हुआ, काफ़ी एम्प्लॉयज़ हुए। लेकिन कोविड के बाद जैसे व्यूवर्स कम होने लगे क्योंकि सब कोई काम में लग गया, तो उसमें से 2022 में 15,700 एम्प्लॉय ले ऑफ हुए। मतलब कि एडटेक कंपनीज़ में मैक्सिमम, स्टार्टअप वाली कंपनीज़ में मैक्सिमम ले ऑफ एडटेक कंपनीज़ में देखने को मिला। फिर सुंदर पिचाई का एक स्टेटमेंट आता है जो हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। सुंदर पिचाई का कहना है कि वी डोंट गेट टू चूज़ द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन ऑलवेज, मतलब हम हमेशा
बड़े लेवल पे नहीं सोच सकते, कभी कभी हमें इंडिविजुअल लेवल पे कंपनी का प्रॉफिट भी देखना पड़ता है। पोटेंशियल इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो एक बिग फ्लैग है, मतलब कि जो इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है या चल रहा है वो ही ऑलरेडी सिग्निफाई करता है। इन्फ्लेशन जिस हिसाब से चल रहा है वो खुद ही ये बता देता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल है एक कंपनी को रन करना और साथ ही साथ वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों को साथ में एम्प्लॉय करे रहना। तो इसलिए वो जो कम प्रोडक्टिव लोग हैं उनको आप वहाँ से निकाल दे रहे हैं। नाउ एक सर्वे हुआ, सर्वे में ये बताया गया कि 98% लोगों का ये कहना है कि वो यूएस रिसेशन का वेट कर रहे हैं और 99% लोग ये कह रहे हैं कि वो यूरोपियन यूनियन के रिसेशन का वेट कर रहे हैं। ओवरऑल ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे ग्लोबल लेवल पे रिसेशन आने वाला है और हम सबको तैयार रहना चाहिए, अपनी सेविंग्स को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की करेंसी जैसे अभी डाउन हुई थी अभी और डाउन होनी बाकी है। ये इन फर्म्स का कहना है और सर्वे का भी कहना है। इसके बाद आता है पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्ट सेलिब्रिटीज़। किस तरह से पर्सनालिटी राइट्स जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। पर्सनालिटी राइट्स में अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि अमिताभ बच्चन अभी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ और उनकी मतलब उनकी वॉइस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है हर जगह पे प्लेटफॉर्म पे। तो पर्सनालिटी राइट्स क्यों होते हैं? तो पहली बात, पर्सनालिटी राइट्स और पब्लिसिटी राइट्स दोनों अलग होते हैं। पर्सनालिटी राइट्स में दो राइट्स आते हैं, जैसे राइट ऑफ पर्सन जहाँ पे वो राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी मतलब कि प्राइवेसी मतलब कि प्रॉपर्टी को प्राइवेट रखने का राइट रखता है, या फिर खुद की प्राइवेसी का राइट उसके पास होता है, मतलब कोई और आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता है ना। मतलब वो अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रख सकता है, अपनी पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। एक होता है ये, दूसरा होता है पब्लिसिटी राइट। पब्लिसिटी राइट का मतलब होता है कि अपनी इमेज को, है ना, कीप वंस इमेज एंड लाइकनेस फ्रॉम कमर्शियली बीइंग एक्सप्लॉइटेड। मतलब ये खुद की इमेज को कमर्शियली एक्सप्लॉइट होने से बचाने का राइट जो होता है वो पब्लिसिटी राइट होता है, बिना उनकी परमिशन के, है ना। बिना परमिशन के अगर आप कोई भी बिना कंट्रैक्ट किए अगर आप उनकी फ़ोटो हो या फिर कुछ भी चीज़ पब्लिश करते हो और उससे पैसा कमाते हो तो फिर वो आ जाता है पब्लिसिटी राइट के अंदर और वो आप पे क्लेम कर सकता है। ये ट्रेडमार्क की तरह सिमिलर है, लेकिन ट्रेडमार्क नहीं है, एकदम ट्रेडमार्क से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इसके लिए क्या करना होगा? अगर आपको एक पर्सनालिटी राइट चाहिए तो ये नेसेसरी है पर्सनालिटीज़ के लिए कि वो रजिस्टर करे अपना नेम उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी राइट्स की लिस्ट में, ठीक है। तो फिर जाके उनको पर्सनालिटी राइट्स के फ़ायदे मिलते हैं। कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं? अभी वैसे उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं पब्लिसिटी राइट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पब्लिसिटी राइट्स किस एक्ट के अंदर गवर्न होता है? तो ये गवर्न होता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर में पब्लिसिटी राइट आता है। इट फॉल्स अंडर टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ क्या होता है? व्हेन समवन इंटेंशनली, मतलब कि कोई जानबूझ के या बिना जानबूझ के आपके गुड्स या फिर सर्विसेज को मतलब कि किसी और के गुड्स सर्विसेज को यूज़ करता है और उसकी गुडविल को डैमेज होता है, तो फिर पब्लिसिटी राइट्स के अंडर में वो आता है और उनके ऊपर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957 लागू हो सकता है। ये तो रहा बात पब्लिसिटी के लिए, मतलब जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, मतलब कि जो लोग एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, है ना, पब्लिसिटी करते हैं। क्या कंज्यूमर के लिए कोई राइट नहीं है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये निकाला था कि वो चेक करेंगे हमेशा जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होते हैं और उसको कौन एंडोर्स कर रहा है, मतलब कौन प्रमोट कर रहा है, और जो प्रमोट करेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये रहा पब्लिसिटी राइट से रिलेटेड हमारा, मतलब कि यहाँ पे हमने सिर्फ इतना बात की कि पर्सनालिटी राइट में दो राइट आते हैं, एक है राइट टू प्राइवेसी और एक है पब्लिसिटी राइट, और दोनों हमने डिस्कस कर लिए। किसके अंदर आता है ये भी बता दिया। नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। फिर वही कल का जीएम मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप्स जो हैं इसके ऊपर चल रही बात, तो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसको। ना आगे हम बात करते हैं सेंटर टू कट फंड्स इफ लैंड इज़ नॉट अलॉटेड फॉर हाउसिंग स्कीम। ये एक बहुत ही ज़्यादा, मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी एक कमेंट है सेंटर की तरफ से, या सेंटर की प्लानिंग बहुत अच्छी है इसको लेकर के। यहाँ पे लोगों के वेलफेयर की बात ज़्यादा करी जा रही है। यहाँ पे सेंटर कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लोगों को, मतलब ये 2016 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी,
है ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMAYG। इसका एम था कि 2.95 करोड़ घर बनवाएंगे रूरल पुअर, मतलब गांव के गरीब लोगों के लिए मार्च 2022 तक में। और ये कैसे पता करेंगे कौन रूरल पुअर है? तो ये 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा था 2011 का, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे। कोविड एक्सटेंडेड डेडलाइन बाय 2 ईयर्स, मतलब कोविड आया तो फिर इनकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया 2 साल के लिए, मतलब 2022 से 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि सेंटर ने, मतलब कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बताया कि अभी तक 2.06 करोड़ हाउसेस बन चुके हैं और बनने कितने थे 2.95 करोड़, मतलब कि 0.89 करोड़ हाउसेस अभी भी बनना बाकी हैं। तो अब तो टाइम ऑलरेडी लगभग फिनिश किया, 2023 आ रहा है। अगर कोविड नहीं आया होता तो अभी तक डेडलाइन ख़त्म हो चुकी होती है, मतलब 2022, लेकिन अभी 2024 तक डेडलाइन है। तो ऐसे में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक हार्ड स्टेप उठा रही है और इसका कहना है कि ये जो हाउसेस नहीं बने, जिनको लैंड अलॉट नहीं हुई है, अगर जिस स्टेट में लैंड्स अलॉट नहीं करी गई हैं उनका हम फंड कट कर लेंगे, उनको पैसे अब नहीं देंगे, उनके फंड्स कट कर दिए जाएंगे, वो जब तक ये लैंड्स अलॉट नहीं कर देते हैं तब तक। स्कीम क्योंकि फाइनल फेज़ में आ चुकी है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इस वजह से अब तक सबको घर मिल गए होने चाहिए। 2.5 लाख लैंडलेस बेनिफिशियरीज जो हैं वो अभी भी बाकी हैं, 2.5 लाख लोगों को अभी तक घर नहीं मिले हैं। और तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं, जैसे मतलब अगर हम देखा जाए तो टोटल जो थे इसमें 4.48 लाख लैंडलेस लेबरर्स को ये ज़मीन, मतलब जगह मिलनी थी, ज़मीन मिलनी थी। 2.5 लाख अभी भी बाकी हैं, मतलब 43% लैंडलेस लेबरर्स जो हैं अभी भी येट टू बी प्रोवाइडेड विद लैंड, मतलब अभी भी देना बाकी है। महाराष्ट्र में देखें तो 48,000 लोगों को मिल चुका, आसाम में 23,000 जो है लैंड मिल चुकी है। तमिलनाडु में 57,000 बेनिफिशियरीज़ हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 971, मतलब 1,000 लोगों को भी लैंड प्रोवाइड अभी तक नहीं करी गई है। तो सेंटर का इशारा तमिलनाडु की तरफ है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अभी तक आपने लोगों को लैंड प्रोवाइड नहीं करी है, अगर आप ऐसे ही करते हैं तो आपका फ़ंड जो है कट कर लिया जाएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। इसमें आज के न्यूज़पेपर में ये थी इम्पॉर्टेंट बातें। बाकी अगर कुछ भी छूटा है तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।